हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने वाले थे आज जिस चीज़ का आज हम वो करने वाले हैं। आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन करने वाले हैं, वो भी एनिमेशन के साथ। बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1789 को बासिल किले के आगे पेरिस का वो फ्रांस के शहर पेरिस में बासिल किले के आगे बहुत सारे मैन और वुमेन थे जिन्होंने कि बासिल किले को तोड़ डाला। बासिल किले को तोड़ने के बाद मतलब बासिल किले पे हमला कर दिया जहाँ से उन्हें बहुत सारे बारूद मिलने की संभावना थी। उन्होंने बासिल किले के कमांडर को भी मार डाला और वहाँ से 7 कैदियों को आज़ाद करा लिया। तो जानने के लिए हमें जाना होगा 18वीं सेंचुरी में। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो आज अब हम थोड़ा सा राजा रानी का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि कैसा था। तो वहाँ की जो राजा थे उनका नाम क्या था आपको पता है? लुइस 16 था उनका नाम। आपने थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ा हुआ था, सुनाई तो हो गई कि उनके लुइस 16 नाम था। वो एक राज्य के राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 1774 में राजगद्दी पर बैठे थे। वो जब 20 साल के थे जब उनकी शादी हो गई। किससे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस मारी एंटोनिया से। प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। चलिए फ्रांस की कंडीशन जान लेते हैं कि उस समय कैसी कंडीशन थी। तो उस समय जो कंडीशन थी बहुत बेकार थी, क्योंकि वॉर के बाद उनके पास एक फूटी कॉलोनी बची थी, वो कंगाल हो गए थे। वॉर के बाद उनकी वॉर हुई थी। तो फ्रांस की जो कंट्रीज़ थी ना, वो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। 13 कंट्री पर अमेरिका की, वो छुड़वाने में उनके पैसे गए। और उनके पास ये सब करने में ही उनके पास 2 लिबरे का कर्ज आ गया। और जो पहले कर्ज था वो अलग, जो कर्जदार थे वो और मांग पे पैसे मांगने लगे। और कर्ज मतलब जो कहते हैं ना ब्याज पे पैसे मांगने लगे। और आर्मी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा भी चलाना था गवर्नमेंट को। तो कैसे चलाती है? तो उसने क्या करा, मीटिंग बुला के टैक्स बढ़ा दिए। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जिसका नाम क्लर्जी होता था, वो पीपल वो आते थे जो चर्च में काम करते थे, वो पीपल आते थे। जो दूसरा स्टेट होता था नॉबिलिटी, उसमें राजा और राजा की फैमिली और राजा की आर्मी आती थी। और जो तीसरा स्टेट होता था उसमें बिजनेसमैन, स्मॉल फार्मर्स आते थे और जनता। जो फ्रांस में फार्मर्स थे वो 90% लोग फार्मर्स थे वहाँ पे। मेन एक्टिविटी जो वहाँ पर थी वो होती क्या थी? फार्मिंग थी। वो फार्मर्स थे, मतलब कि पॉपुलेशन का 90% था ना, ये पूरी पॉपुलेशन है उसका जो 90% था वो फार्मर्स थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन फार्मर्स के पास थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास थी? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। 60% ज़मीन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी। फार्मर्स के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। मैंने बताया कि 60% ज़मीन उनके पास थी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास। थर्ड स्टेट वाले लोगों के पास, उन्हीं के पास ज़मीन थी जो बड़े बड़े लोग थे, जो बिजनेसमैन थे। मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे रिच लोग भी थे उसमें, उनसे जनता आती थी। जो बड़े बड़े लोग थे, जो रिच मैन थे, उनके पास ही ये ज़मीन थी। तो जो हमारे किसान थे उनकी 10वीं फसल का 10वां हिस्सा वो जाता था चर्च में। किस टैक्स के नाम से? टिथ टैक्स, जिसे हम धार्मिक टैक्स भी कहते थे। उस टिथ टैक्स को चर्च में भेजा जाता था। आप ही सोचिए, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गए, तो बच्चों की डिमांड, फूड रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी पॉपुलेशन की। तो यही सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी पास। तो आपको क्या लगता है, जनता ने कुछ नहीं करा? जनता ने बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया था, पर वो इतना एक्टिव मतलब कि इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि नहीं उस टाइम बच्चों के पास, नहीं उस टाइम लोगों के पास एजुकेशन थी, ना ही पैसा था, कुछ नहीं था लोगों के पास। फिर जब जनता के पास एजुकेशन आ गई तब उन्हें पता चला कि हम जैसे गुलाम ऐसे ही तो पुरुषवर थे जिनका मानना भी ये था कि हम अभी बंदी में हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो रहे इनके नाम। ये एक फ़िलासफ़र थे फिज़िकल, और ये एक राइटर थे। इनका मानना भी ये था कि लोगों का गवर्नमेंट पे हक होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का लोगों पे। और जॉन लोके जो भी नाम है इनका, उन्होंने तो 2 ट्रूथ्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्ची गवर्नमेंट का डट के विरोध किया था। बहुत डट के विरोध किया था इन लोगों ने। क्या आपको पता है, कोई भी ऐसे मुँह उठा के वहाँ पर मतलब टैक्स नहीं बढ़ा सकता? जैसे राजा से कोई टैक्स नहीं बढ़ा सकता मुँह उठा कर। उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें 3 स्टेट थे, 3 स्टेट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें से पहली स्टेट ने 300, दूसरी स्टेट ने 300, तीसरी स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। जो तीसरी स्टेट थी वो इस बात के खिलाफ थी कि हर असेंबली एक वोट डालेगी। वो चाहती थी कि हर असेंबली वोट डाले, मतलब एक एक जना वोट डाले। पर लुईस 16 ने इस ऑफ़र को इनकार कर दिया। जो असेंबली होती थी वहाँ पर फार्मर का जाना अलाउ था, बैन अलाउ नहीं था, बैन था। तो जिस वजह से फार्मर्स ने क्या करा, 400 कुछ लेटर्स में
अपनी बातें लिखी और असेंबली में भेज दी और थर्ड स्टेट वाले लोग निराश होकर चले गए थे। और जो स्टेज एनर की मीटिंग थी वो पिछली बार 1614 में बुलाई गई थी, पर लुईस 16 ही उसे बुला सका। तो 5 मई 1789 को फिर से बुलाई गई इस नए टैक्स बढ़ाने के लिए, जिसमें थर्ड स्टेट को बाहर निकाल दिया गया। इस मीटिंग को सिर्फ राजा ही बुला सकता था कि वो कब बुलानी है। तो जो थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से निकाले गए थे वो इंदौर के टेनिस कोर्ट में मिले और 20 जून को उन्होंने एक डिसीज़न लेने की सोची। उन्होंने एक डिसीज़न लिया। उस डिसीज़न में उन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची। उन्होंने कहा कि हम राजा की पावर लिमिटेड करा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और अपनी पावर बढ़ा लेंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे, हमें जितना लड़ा जाएगा हम उतना लड़ेंगे और राजा की पावर को हम कम करा कर रहेंगे। और उन्होंने अपने आप को डिसाइड करा और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली बना लिया। उन सभी ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली बना लिया, जिसके 2 लीडर थे। ये दोनों लीडर के नाम हैं, 2 लीडर थे, एक फ्रेंच पॉलिटिकल थे और एक ऑथर थे। 14 जुलाई को वही हुआ, बासिल किले वाला कांड वही हुआ और राजा की पावर लिमिटेड हो गई। ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1789 को क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेज वाले लोगों ने जो ज़मीन ले रखी थी किसान की, वो उन्हें वापस करनी पड़ी। जो चर्च लोगों ने ज़मीन ले रखी थी उन्हें वापस करनी पड़ी वो ज़मीन। और जो 10 फसल का 10वां हिस्सा रहता था धार्मिक टैक्स मतलब तिथ के नाम से, उसे रोक दिया गया, उसे बंद कर दिया गया और टैक्स भी बंद कर दिए गए क्रॉप के ऊपर। और हमारी गवर्नमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता था जो रूल बनाती थी, एग्जीक्यूट जिसे एग्जीक्यूट करती थी मतलब कि देखती थी कि रूल को कोई फॉलो कर रहा है या नहीं। और जो सज़ा देने का काम था वो कौन करती थी, जुडिशरी करती थी, जो भी सज़ा देनी होती थी। तो हमारे 28 मिलियन जो थे पेरिस में लोग थे, उनमें से 4 मिलियन लोग जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो वोट डाल सकते हैं, जो मेल हों, जिनकी एज 25 साल से ऊपर हो और वो गवर्नमेंट का टैक्स भी पे करते हों। और जो 3 मिलियन लोग थे वो थे पैसिव सिटीजन्स, जो वोट नहीं डाल सकते, जैसे बच्चे और औरतें, और जिनकी एज 25 साल से नीचे होती थी और जो गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं करते थे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अभी रुकिए। तो जो हमारे एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो क्या करते थे, वो किन्हीं 50,000 इलेक्ट्रिशियंस होते थे, जो कि 745 मेंबर्स लेते थे। किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। वो जो नेशनल असेंबली होती थी वही राजा पे कंट्रोल रखती थी, वही मिनिस्टर पे भी कंट्रोल रखती थी। और उन लोगों ने एक जज भी बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी ने एक जज भी बनाया था। और जब राजा के पास एक ही पावर रह गई, कौन सी पावर, वीटो पावर, कि राजा से पूछे बिना कोई काम नहीं होगा। बस यही पावर रहेगी राजा के पास और कुछ नहीं बचा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्टिव सिटीजन ने 50,000 लोगों को मिला के इलेक्ट्रिक्स बनाए, नेशनल असेंबली बनाई। उन्हीं ही 50,000 लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई, जिसमें से 745 लोगों की असेंबली बनाई, जिसमें से जो थे वो राजा पे कंट्रोल रखते थे और मंत्रियों पर भी कंट्रोल रखते थे। राजा के पास एक ही पावर थी, वीटो पावर, और उन्होंने एक जज भी बनाया था। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था, उसमें लोगों के पास अधिकार तो थे, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, पर वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1791 में, उसमें ना अमीरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई थी। अमीर ही सब कुछ है, गरीब कुछ नहीं है, गरीब मर जाए कुछ नहीं होगा, अमीर ही सब कुछ है, अमीर ही जीवन है, मतलब अमीर को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई थी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन जनता ऐसा नहीं चाहती थी, जनता उसके खिलाफ थी। जनता तो चाहती थी कि हमें भी थोड़ी, मतलब कि गरीबों को ही सारी इंपॉर्टेंस ना मिले, गरीब को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो जो मतलब नेशनल असेंबली थी उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर कर दिया 1789 में, जिस वजह से जनता और कमज़ोर हो गई, जो कंडीशन थी इकोनॉमिकली वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वो जो राजा था हमारा लुईस 16, वो तो कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और कमज़ोर हो गई वॉर की वजह से। लोगों ने पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए। पॉलिटिकल क्लब क्या होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट व्यू और ओपिनियन के लोग रहते थे। गवर्नमेंट के नहीं, मतलब गवर्नमेंट के लोग नहीं रहते थे उसमें, मतलब पॉलिटिकल क्लब जनता का क्लब था, जिसमें अलग अलग तरह के लोग रह सकते थे, अलग अलग ओपिनियन के लोग रह सकते थे।
उसी में से क्लब था जिसका नाम था जोकोविन क्लब, जिसका लीडर था रॉबेस्पियर। इनकी ड्रेस अजीब होती थी इन क्लब वालों के, और इस क्लब वालों को सुक्लब भी बोला जाता था। तो जोकोविन क्लब के लोग थे, इन्होंने हमला करा और क्या करा, 10 अगस्त को उन लोगों ने हमला करा और राजा को पकड़ लिया और राजा की वाइफ और उन सबको क्या कर दिया, कैदी बना लिया। कब? 1792 में 10 अगस्त को उन्हें पकड़ लिया गया और उनको कैदी बना लिया गया। और अब जो फ्रांस था वो गणतंत्र हो चुका था, रिपब्लिक हो चुका था। 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो चुका था। और जो लुई 16 था उसको पेरिस के इस प्लेस में 21 जनवरी 1793 को मार दिया गया। तो उसी के साथ जो मोनार्ची सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और वो मारा कैसे गया? गिलोटिन से। गिलोटिन क्या होता है, मतलब कि कुछ इस तरह का होता है, उसके बीच में सर रखा जाता है, ऊपर एक पैनी सी कुछ चीज़ होती है और वो आगे नीचे गिरती है और गला कट जाता है। गिलोटिन पे सर रख के मार दिया गया, ख़त्म कहानी। तो राजा की कहानी तो ख़त्म, अब रानी भी ख़त्म। अब आ जाते हैं, तो इसी के साथ क्या हुआ, सब हैप्पी हो गया। मोनार्ची सिस्टम का एंड हो गया, तो सब हैप्पी हो गए। ही। ठीक है, तो इसको देखो ज़रा, ये कौन है? ये रॉबेस्पियर है। तस्वीर देख लो रॉबेस्पियर की। तो नेशनल असेंबली ने क्या करा था, एक ऑर्डर पास करा था। मैंने बताया था ना, नेशनल असेंबली ने बहुत सारे ऑर्डर पास करे थे, उसी में से एक ऑर्डर पास करा था नेशनल असेंबली में। उन्होंने डिसाइड किया था कि स्लेवरी को अब से बंद कर दिया जाएगा। मेरी वजह थोड़ी बैठी रही होगी। स्लेवरी को अब से बंद कर दिया जाएगा, हैं, पर नहीं, वो बंद नहीं हुई। अब देखो, फ्रांस का राजा कौन था? अब लुई 16 तो मर गया, तो रॉबेस्पियर था, जो जोकोविन क्लब का कौन था, लीडर था, वो रॉबेस्पियर। ठीक है, तो अब ये स्लेवरी होती क्या है, ध्यान से देखो। फ्रांस में ना बहुत सारे काम की चीज़ें जाती थी। फ्रांस में सामान तो चाहिए ना, जो ये जगह थी कैरिलियन, ये जो जगह थी कैरिबियम है, यहाँ से बहुत सारा सामान इंपोर्ट होके कहाँ जाता था, फ्रांस पे जाता था। ठीक है, जैसे कि साल्ट हो गई, मतलब नमक हो गई, तंबाकू हो गई, ऐसे सामान फ्रांस जाते थे यहाँ से। लेकिन ये जो जगह थी, यहाँ पर क्या नहीं था, लेबर नहीं थी। लेबर नहीं थी। अब लेबर नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? काम नहीं होगा तो भाई यहाँ पर तंबाकू और नमक जाएगा कैसे? तो यहाँ पे क्या, तो फ्रांस क्या करता था, फ्रांस ने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ध्यान से। ठीक है, जो फ्रांस था वो उसके यहाँ तो बंद हो चुका था, तो फ्रांस से कोई भी जाने को तैयार नहीं था वहाँ पे, कोई भी वहाँ पर जाने को तैयार नहीं था। तो फ्रांस कहाँ जाता था सबसे पहले? अफ्रीका कोस्ट जाता था। अफ्रीका कोस्ट जाके वहाँ से कुछ लोगों को बंदी बनाता था। उसके बाद उन्हें कहाँ लेके जाता था? उन्हें लेके जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ से जो भी सामान होता था इम्पोर्ट होकर कहाँ जाता था? फ्रांस। ये ट्रायंगल था। ठीक है, समझ गए। कैरिबियन से सामान कहाँ जाता था? फ्रांस लोगों को कहाँ से पकड़ता था? अफ्रीका कोस्ट से। अफ्रीका के लोग कहाँ जाते थे? कैरिबियन। ठीक है, समझ गए। आते हैं इस टॉपिक पे। तो जो रॉबेस्पियर था, पता चल गया बाद में कि रॉबेस्पियर क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कांड कर रहा है उसने। अभी आपने पढ़ा उसके कांडों के बारे में है, उसने क्या क्या काम करा। तो बाद में वो उसके जो लोग थे वो ही उसके खिलाफ़ हो गए। और वो जो भी उसके खिलाफ़ होता था वो उसे मार देता था, हैं, पर वो मार नहीं पाया। वो लोग एकजुट हो गए और रॉबेस्पियर को पकड़वा दिया। ठीक है, रॉबेस्पियर को पकड़वा दिया जुलाई 1794 में। ठीक है, उसे घोषित करार कर दिया गया, उसको भी गिलोटिन पे मार दिया गया, वो भी गिलोटिन पे मर गया। ठीक है, और उसके साथ किसको मार दिया गया? जोकोबिन्स को भी मार दिया गया। मतलब जोकोबिन क्लब के जो कुछ लोग जो जोकोबिन क्लब में जुड़े हुए थे और जो उसके संग गलत काम करने में साथ दे रहे थे उसका, रॉबेस्पियर का, उन्हें मार दिया गया। उन जोकोबिन्स को मार दिया गया। समझते जोकोबिन्स कितने कहते हैं? जोकोबिन क्लब के लोगों को जोकोबिन्स कहते हैं। कोई शक गुंजाइश कुछ नहीं। चलो अब आके इसी पूरे टॉपिक को हम शॉर्ट में एक बार और कवर कर लेते हैं। ठीक है, रॉबेस्पियर को पकड़ लिया गया क्योंकि उसके लोग भी उसके खिलाफ हो गए थे और उसको जुलाई 1794 में मार दिया गया। और उसके साथ उसके कुछ साथी जोकोबिन्स को भी मार दिया गया। ख़त्म। इतना याद रखना है, इससे आगे है नहीं एनसीईआरटी में, ख़त्म बात। तो आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 9th क्लास के, ठीक है, जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, नोट प्रोवाइड करूँगा 9th क्लास के पूरे। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको
लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। मैं लास्ट में यहाँ पे फ़ोटो खींच के भी दिखा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ इस पे भी ज्वाइन हो सकते हो। 9th क्लास के नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे दे दूंगा मैं, और आपको साथ में फार्मूला शीट भी मिल जाएंगी। तो अगला लेक्चर किसके ऊपर होना चाहिए ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर ऑल दिस वीडियो को बहुत सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के एनिमेटेड वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में, उनको एनिमेट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, आपकी एक लाइक हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू फॉर ऑल।